2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जबलपुर में शिकायत लेकर पहुंची महिला ने अपने भाई को न्याय दिलाने की मांग की। आज जबलपुर जन सुनवाई में वंदना रामबाई मेहरा ने जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मांग की कि कई विगत वर्षों से मेरा भाई राजेंद्र मेहरा को प्रदीप पटेल सुहागी निवासी, जो कि वर्तमान में धारा 302 के अपराध में दीपक एवं भाई आजाद सिंह के साथ सजा भुगत रहा है और बदला लेने की नीयत से आजाद जेल से अपने भाई दीपक के माध्यम से मेरे भाई राजेंद्र मेहरा को कई बार मोबाइल कॉल कर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देता रहा। और जैसे ही मेरे भाई ने वापस कॉल किया तो योजनाबद्ध तरीके से वहां थाने जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि गवाह बदलने के लिए धमका रहा है। 15 दिसंबर को दीपक सिंह जो सुहागी में रहता है उसमें मेरे भाई को कंटिन्यू फ़ोन किया, राजेंद्र मेहरा को कंटिन्यू फ़ोन करने के बाद वो शाम टाइमिंग पे थाने गया, धारका थाने में। उसने जाके रिपोर्ट डाली कि राजेंद्र मेहरा मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है कि आप पक्ष में गवाही करें, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। जबकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग रखी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन कॉल दीपक के नंबर से उसके नंबर पे मिस कॉल गई है। उसकी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया है और आधारताल थाने में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। क्या मांग कर रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है तो उसके ऊपर भी मामला दर्ज हो और ये जो झूठी एफआईआर दीपक सिंह की तरफ से हुई है तो इसमें ये खात्मा किया जाए। चल रहा है मामला? ये 2018 का केस है और टीआई सर से भी इन्फॉर्म कर दिया था। टीआई सर ने बोला था कि अपने भाई को बाहर भेज देना, तो वो अभी बाहर है, अभी वो पढ़ाई एजुकेशन कर रहा है। तो तब भी उसको सुहागी वाले मतलब एसपी सर को भी मैंने यहाँ कर इन्फॉर्म कर दिया था कि उसको हम बाहर भेज रहे हैं और वो जैसे ही अगर बाहर जेल से छूट के आता है तो ये लोग उनको झूठा फंसाएंगे ही। और फाइनली उन्होंने ये किया कि वो अपनी तरफ से अपने नंबर से मेरे भाई के नंबर पे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और बाद में मीडिया को ले जाकर थाने में जाके रिपोर्ट कर दी। क्या चाहते हैं यहाँ पे एसपी महोदय से? सर से मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये झूठी कार्रवाई की उसमें जाँच करें, वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मेरे पास फ़ोन कॉल्स में दीपक ने जो मेरे भाई को धमकी दी है उसके ऊपर मुकदमा जो कार्रवाई करी आपको कुछ नहीं है? टीआई सर ने बोला है कि जांच की जाएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ मतलब उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए क्योंकि धमकी तो वो दिया है फ़ोन पे। रिकॉर्डिंग ही मेरे पास चाहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना। आपका नाम? वंदना मेहरा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार व उनकी पत्नी अलकनंदा अशोक हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन हरिद्वार पहुंचकर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन में विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन रोशनाबाद स्कूल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। केस आज क्या रहने वाला है और प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए, आज का मेरा मेन शेड्यूल जो है मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ पुलिस जनता के बीच जनसंवाद गोष्ठी। ठीक है, उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉडर्न स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम है। चुनाव आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी? चुनाव को लेके हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतने नहीं दी जाएगी। चुनाव से पहले गैंगस्टर और ये जो बड़े अपराधी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सब होगा, चिंता मत करिए, शुरू होने वाला है बस। चूँकि यूपी में ही चुनाव उसी समय है, उत्तराखंड में एक साथ चुनाव है, बॉर्डर को लेकर इस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी? बॉर्डर्स पे भी पूरी व्यवस्था रहेगी। आपको तो पता ही है बॉर्डर तो चुनाव के दिन सील होते हैं, बाकी हमारी पूरी चेक पोस्टें आती हैं, सब पूरा हर बॉर्डर पॉइंट पे पूरी हमारी फोर्स तैनात रहेगी। ठीक है। स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर बिलासपुर शहर। 8 करोड़ की लागत से 1 लाख घरों में लगेंगे यूनिक नंबर प्लेट। स्वच्छता को लेकर बिलासपुर ने देश में अपना लोहा मनवा चुका है। इसके साथ ही शहर को और बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर निगम प्रशासन प्रयासरत है, जिसमें मुख्य रूप से 2 स्मार्ट
सड़क इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम और नेहरू चौक से मंगला चौक तक सड़क का सौंदर्यीकरण कार्य भी जारी है। और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिलासपुर नगर निगम द्वारा शहर के 1 लाख घरों में यूनिक नंबर प्लेट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जो कलेक्शंस हो रहे हैं या अन्य कामों के लिए जो हमारे प्रॉपर्टी कलेक्शन के लिए शहरों में जो घर हैं उनकी हर 5 साल में सर्वे करने का नियम है। पिछले बार मेरे ख्याल से 2005 में घरों का प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ था। इस बार उस सर्वे को हम लोग नई टेक्निक से करने जा रहे हैं, जीपीएस के थ्रू। इसमें ड्रोन से फोटोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होने के बाद बेस मैप बनेंगे। मैप में एक एक घर का चिन्हांकन होगा, हर घर को यूनिक नंबर दिया जाएगा। उसमें उस घर का एरिया डिफाइन होगा, कितने प्लिंथ एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है, कितना खुला एरिया है, उस पूरी की जानकारी रहेगी। और उसी के आधार पर टैक्स कलेक्शन भी होगा और एक तरह का डाटा बैंक भी तैयार होगा, जिसके आधार पर हम शहर में बढ़ रही भीड़ को, बाजार को या फिर अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन के उपयोग को भी निर्धारित कर सकेंगे। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ महाधिवक्ता विवेक तनखा ने प्रेस वार्ता की। आज जबलपुर अपने निवास में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने ओबीसी आरक्षण के मामले में एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। राज्य सदस्य विवेक तनखा ने कहा है कि बीजेपी झूठ बोलती है, कांग्रेस और मुझे ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस वही पार्टी है जो ओबीसी वर्ग के लिए 30 साल कानून लेकर आई थी। जजमेंट है मोहम्मद आजाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2001 वॉल्यूम 2 MPLJ में रिपोर्टेड है। इसकी कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं। इसमें पहली बार हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक निर्णय दिया कि ये आरक्षण 50% के ऊपर हो ही नहीं सकता। माने कृष्णमूर्ति के जजमेंट को लेके हमारे डिवीजनल बेंच ने, तारीख है इसकी जजमेंट की 24/2/2021 24/2/2021 का जजमेंट है, जब भाजपा की सरकार थी और 50% रिजर्वेशन समाप्त कर गया के ऊपर जाने का खात्मा हो गया। मुझे नहीं पता कि भाजपा की सरकार को यह पता भी है कि ऐसा जजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उनके जो ऑफिस था, सरकारी एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है, उसने इसकी सूचना दी कि नहीं दी। और असली में जो कुठाराघात हुआ है वो फरवरी में हुआ, जब ये इस जजमेंट के माध्यम से, मैं 2 पैराग्राफ लिया 1920, ये आरक्षण 50% के ऊपर समाप्त कर दिया गया, जो 30 साल पहले कांग्रेस ने दिया था। मैं आपको 2 पैराग्राफ पढ़ के जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि ये आरक्षण जो ओबीसी का है 25%, वो कांग्रेस 1994 में लेके आई थी जी। और 30 साल हमने ये आरक्षण को चलाया, सुरक्षित भी रखा। मैं खुद महाधिवक्ता था जब मैंने इसके अगेंस्ट, जब पिटिशंस हुई थी उसमें लड़ा था और डिसमिस कराई थी। अब 30 साल के बाद बीजेपी कार्यकाल में वो इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। फरवरी में एक डिवीजन बेंच का फैसला हुआ है, जिसके बारे में उनको शायद जानकारी भी नहीं है बीजेपी को, जबकि वो उनके एजी ऑफिस उसमें था कि 50% के ऊपर वो नहीं कर सकते, ऐसी रूलिंग आ चुकी है। जबकि हम लोग ने 1994 में 25% ओबीसी को दे दिया था। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना समझने वाला है। वहाँ खाली एक ही चीज़ है कि आरोप लगाओ, आरोप तनखा साहब पे लगाओ, कांग्रेस पे लगाओ, क्योंकि इससे वोट मिल सकते हैं ओबीसी के। बट ओबीसी इतना ऐसे थोड़ी है कि वो समझते नहीं है। अरे वो भी सब अनुभवी लोग हैं, बहुत राजनीति उन लोगों ने भी देखी है और समझते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब क्योंकि वो मुझे उनकी सच को और अपने सच को और उनकी झूठ को दूध का दूध और पानी का पानी करना था, इसलिए मैं 10 करोड़ का दावा डाल रहा हूँ 3 तारीख को, क्योंकि कोर्ट जैसे खुलेगा और मैं कोर्ट के माध्यम से रूलिंग चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में सच कौन था और झूठ कौन था। जशपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर बगीचा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक फादर सहित 3 पास्टर पुलिस की गिरफ्त में। जशपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर बगीचा पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप पर एक फादर, 3 पास्टर सहित 4 लोगों के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया है। चारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 295A 34 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत कार्यवाही की। मेरा नाम फादर अरुण कुजूर।
क्या किसका से आए थे और क्या यीशु का जन्म उत्सव और जन्म क्रिसमस गैदरिंग मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए आए थे। तो कोरिया से आए हुए थे? हाँ। तो यहाँ कौन है दूसरे कास्ट में? नहीं, साथी लोग हैं। नहीं तो दूसरे कास्ट में किस टाइप का गैदरिंग और हाँ, यीशु मसीह का जन्म उत्सव। दूसरे कास्ट नहीं हमारे ही क्रिश्चियन ही लोग हैं हम लोग। उन्हीं लोग बुलाए थे और हमने उनका निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए थे त्यौहार मनाने के लिए। सर किस टाइप का मामला था? ये कल ग्राम पसिया में टेलीफोन जरिए सूचना मिला कि दिलीप कुमार नागवंशी के घर में कुछ पास्टर एवं फादर लोग जा करके नागवंशी आदिवासी समाज को ये ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। धर्मांतरण की सूचना पर हम लोग मौके पर तहसीलदार साहब के साथ पहुंचे थे। मौके में हम लोग जाकर देखे, वहां पर टेंट टंगा हुआ था और कुर्सियां लगी हुई थी। कई प्रकार के ईसाई धर्म के पुस्तकें को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो इसमें कितना जन को पकड़ा गया है सर? उसमें एक फादर और 3 पास्टर को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीई कॉलेज में आज से महिला वॉलीबॉल का आगाज हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम इलाकों से महिला खिलाड़ी बड़ी तादाद में पहुंची और कॉलेज की डायरेक्टर और आम आदमी पार्टी के प्रभारी शादाब आलम ने शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में काफी लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर ने कहा कि अब वो दौर आ चुका है जब महिलाएं सबसे आगे आकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, तभी देश तरक्की कर सकेगा। वॉलीबॉल लीग का पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, आज उसकी शुरुआत है और इसके लिए जो इनके दायित्वधारी हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज को चुना, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसका ये आयोजन रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्थान चुना, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शादाब भाई और जो सूरज रोड जी हैं जिनके प्रयासों से ये आज हो रहा है, इनका धन्यवाद बोले। यहाँ पर 6 टीमें हैं और 6 टीमों के नाम हैं यहाँ पर। तो इसमें हमारे रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम है, दून पब्लिक स्कूल की टीम है, क्वांटम यूनिवर्सिटी की टीम है, हरिद्वार का कौन सा कॉलेज स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम है, माँ सरस्वती स्कूल की टीम है, भादराबाद की टीम है और एक कौन सी देवभूमि की टीम है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने आज हमें ये स्थान दिया और हमें इतना सम्मान दिया कि यहाँ पे बच्चे आज गेम जो प्रथम महिला वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में, वो यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो स्पेशली गुप्ता सर ने जो यहाँ पे हमें जगह दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक आप समझ लीजिए बेटियों के लिए एक आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहली शुरुआत है पीरानकलियर विधानसभा में कि क्यों नहीं हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती, आगे पढ़ सकती और हमारी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ का
जो आप मान लीजिए ये वो जगह है जहाँ पे आज भी घोड़े तांगे चल रहे हैं, यहाँ पे रोडवेज बस अड्डे नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे होना चाहिए, उसके योगदान के लिए ये हमने दिखाया है कि क्यों पीरान कलियर में हम किसी भी चीज से वंचित रहने देंगे अपनी बेटियों को, या क्यों यहाँ का समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये शुरुआत की है एक अच्छी राजनीति की, अच्छा एक प्रहार किया है हमने जो बीजेपी और कांग्रेस है उन पर। बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते मेरा ये संदेश है, मैं पीरान कल्याणी पूरे हिंदुस्तान की बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और जो भरोसा आप पे आपके माँ बाप ने इस समाज ने दिखाया है उसमें आप आगे बढ़ चढ़ के उस मुकाम को हासिल करें जो आपको चाहिए, जो आपसे आपके माँ बाप ने पूरे समाज ने उम्मीद लगा रखी है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। कब्रों को खोदकर दफनाने पर मजबूर हैं ईसाई समाज के लोग। संयुक्त ईसाई महासंगठन के बैनर तले ईसाई समाज ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को अवगत कराया है कि शहर में ईसाई समाज के 2 ही कब्रिस्तान हैं जो कि वर्षों पहले ही भर चुके हैं, जिस कारण कब्र के ऊपर कब्र खोदकर शवों को दफनाने के लिए मजबूर हैं। ईसाई समाज शासन प्रशासन से गुहार लगाता है कि कब्रिस्तान के लिए नई जगह की भूमि आवंटित की जाए। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, बरेली के कुछ पादरी, आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड एल्बर्ट बेंजामिन जी, पास्टर सदर मेथोडिस्ट चर्च। क्या कहना चाहेंगे आज ये कब्रिस्तान में जबकि यहाँ पर हैं और कब्र को कब्र दफन की जा रही है? हाँ, आज हम बहुत समय के बाद यहाँ आजेट नगर कब्रिस्तान में आए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थान बिल्कुल भी नहीं है कब्रों के लिए, और हम यही चाहेंगे अपने शासन प्रशासन से कि ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान के लिए एक जगह मुहैया कराई जाए, ताकि ये जो दिक्कत हमारे सामने दिखाई देने वाली है 2-1 साल के अंदर, जो कि पूरी तौर से ये भर चुका है, इसको आप देख लें एक बार, दिखाएं, ये सब देखिए चारों तरफ पूरा तौर से कब्रिस्तान ये भर चुका है। यदि कोई जगह का इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से हो जाए तो सारा ईसाई समाज शासन प्रशासन का बड़ा ही आभारी रहेगा, और खुदावन उन्हें बहुत सारी बरकतें बख्शेगा कि वो जो एक दिक्कत ईसाई समाज की है वो जो दूर की जाएगी। सचमुच एक बहुत ही काबिल तारीफ काम होगा शासन प्रशासन के लिए। धन्यवाद भाई साहब अपना समय देने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा पादी साइमन प्रसाद। अच्छा, क्या कहना इस विषय में, या कब्रिस्तानों के विषय में? भैया कब्रिस्तान के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कब्रिस्तान की दशा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कब्रों को तोड़कर कब्रें बनाई जा रही हैं। कब्रिस्तान पूरा भर चुका है और हमारे मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रें नहीं है, जगह नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें, मसीह समाज की तरफ ध्यान दें, और जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कब्रिस्तान के लिए उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि मसीह समाज अपने लोगों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करने पाए। अच्छा, ये कौन सा जिला है? ये जिला बरेली है। अच्छा जी, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पादरी पवन कुमार है, मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर हम खुदी से फाटक पर कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान को जो है बरसों पहले, काफ़ी बरसों पहले भर चुका है, काफ़ी वर्षों पहले भर चुका है, जहां अब जो है कब्र के ऊपर कब्र खोद कर बनाई जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ईसाई समुदाय के हित हेतु एक नए कब्रिस्तान का प्रबंध करने का करें, ताकि ईसाई समुदाय दाएं बाएं ना हो पाए, कब्र के ऊपर कब्र न डाली जाए। बड़ा दयनीय स्थिति ईसाई समुदाय की, इसलिए हम चाहते हैं कि ईसाई समुदाय के लिए शासन और प्रशासन की ओर से कब्रिस्तान हेतु जगह उपलब्ध कराई जाए, नई जगह जहां पर ईसाइयों को दफन किया जा सके। अच्छा, आपने डीएम से, किसी शासन से, बरेली में किसी से? जिला बरेली में हमने डीएम महोदय के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए, तहसील, तमाम प्रकार हमने कार्रवाई की, अब तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। साहिबगंज जिले के राजमहल न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंसीधर तिवारी का दिनांक 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे उनकी विदाई समारोह के उपलक्ष्य में अधिवक्ता संघ ने एक समारोह का आयोजन किया।
संघ की ओर से अंग वस्त्र, डायरी इत्यादि देकर सम्मानित किया। अधिवक्ता संत कुमार घोष ने न्यायाधीश को हनुमान चालीसा पुस्तक भेंट स्वरूप दी। इस विदाई समारोह में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मणिलाल मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला सत्र न्यायाधीश का कार्यकाल का विस्तार पूर्वक रखा। मौके पर सचिव दिलीप साहा, कपिल देव, नारायण अग्रवाल, ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप सिंह, अजय चौरसिया, सुधीर घोष, विनय साहा सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। सेशन जज साहेबगंज का दिनांक 31/12/2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज राजमहल अधिवक्ता संघ में उनका विदाई समारोह किया गया और विदाई समारोह में सभी अधिवक्तागण उपस्थित थे और उनको मैंने संबोधित किया अध्यक्ष के हैसियत से और उन्होंने माननीय जिला जज साहब भी अधिवक्ता संघ को संबोधित किए और उन्होंने बताया कि ये सेवानिवृत्ति जो है दुखद की घटना है और सुखद दोनों की घटना है। सुखद इस मायने में कि सेवानिवृत्ति से सभी कार्य से मुक्त हो जाते हैं और परिवार के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है और दुखद इस बात का है कि उन्होंने अपने जीवन में 31 बरस तक सर्विस किए और अपने कार्यकाल में बहुत से लोगों अधिवक्ता से अपनों के बीच रहे और एक अपनत्व का भावना हो जाता है और जब वो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इसलिए दुखद मानते हैं। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के सेमरी बाजार में स्थित राज मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में मंगलवार को छात्राओं की प्रतिभा निखारने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राएं शामिल हुई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न रंगों से खूबसूरत आकृतियों में बनी रंग बिरंगी छवियों को उकेरा। प्रतियोगिता में छात्राओं ने मोर की रंगोली, तिरंगे की रंगोली तथा फूलों से बनी रंगोली बनाकर अपने हुनर का परिचय दिया। पंचायत समिति की बैठक में कनास प्रखंड कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके विरोध में कनास सिटीजन्स फोरम ने आवाज उठाई है। कनास नागरिक मंच इस समय प्रखंड कार्यालय के सामने सत्ताधारी दल को निशाना बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उसे डंप करने और आगे बढ़ने का समय आ गया। कंसास क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय को स्थानांतरित करने को लेकर दोनों गुट विवादों में घिर गए हैं। विश्वजित बड़जना कणास नागरिक मंचर सभ्य आज जो कणास अंचल जो चर्चार केन्द्र बिंदु रही कणास ब्लॉक स्थानांतरित प्रक्रिया को लेकिन आज शासक दल जो रेजुलेसन कर कणास पंचायत समिति रे ता विरुद्ध रे दलमत निर्विशेष कणास नागरिक मंच ये आंदोलन जारी रखी गणधारणा होती आज विक्षोभ होती तार प्रतिवाद आमर डिमांड होची जो कथा तमें गत पंचायत समिति बैठक रे रेजुलेसन पारित कर आग प्रत्याहार कर एवं कणास बहुत जगह अच्छी ये कार्यालय सहित लोकंर भावना जड़ित अच्छी, संस्कृति जड़ित अच्छी, इतिहास जड़ित अच्छी। से भावना को स्वाभिमान को सुरक्षा देवाई आज कणास नागरिक मंच आगे आसी कणास ब्लॉक को तार पुणी हुत गौरव फेरे आने। धन्यवाद। कृष्ण जगदेव कणास नागरिक मंचर आवाक ब्लॉक कणास ब्लॉक कार्यालय स्थानांतर अन्यत्र घुंचे नापी जो प्रस्ताव अन्याय अत्यंत अविचारित भाव में प्रस्ताव ग्रहण कर पंचायत समिति बैठक में ताकू आम दृढ़ निंदा करूँ। ता विरुद्ध कार्यक्रम बराबर अनवरत चलती। एबे जो धारणा गणधारणा सत्याग्रह आरंभ है ये से पर्यंत चलो जो पर्यंत से माने जो प्रस्ताव ग्रहण कर स्थानांतर संबंध में प्रत्याहार न कर प्रत्याहार से केवल से हो पारे से पंचायत समिति बरादी बैठक डाक करेंगे। तेणु आम दाबी करुचु जे तुरंत डाक बैठक से प्रस्ताव को प्रत्याहार कर ना ये अनिश्चित काल ये कार्यक्रम चलो निश्चित चलो एवं या सांगे कणासवासी नैतिक समर्थन अच्छी, प्रत्येक समर्थन अच्छी। एक सभ्य हूँ। हमारा ये जो गणधारणा अभी चल रहा है इसका मतलब ये है कि कनास पंचायत समिति कार्यालय ऑफिस इसको दूर हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है पंचायत समिति मीटिंग में। इसके खिलाफ हम सारे दल मत निर्विशेष में एक कमेटी गठन किया है। उसी कमेटी के माध्यम से उसी कमेटी के जरिए हम ये बताते हैं जिला प्रशासन को, उड़ीसा सरकार को
और पंचायत समिति कनास जी प्रशासक है, उन लोगों को हम ये वार्ता देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है पंचायत समिति में उसको खारिज कीजिए, उसको प्रत्याहार कीजिए, नहीं तो अगले दिन में हम कनास में डेमोक्रेटिक मूवमेंट जोरदार करने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस वार्ता को लोगों के पास लेने के लिए गांव-गांव में बैठक करेंगे, सभा करेंगे, लोगों को समझाएंगे। ये जो प्रस्ताव है ये कनास के स्वाभिमान के खिलाफ है, कनास का अर्थनीति के खिलाफ है। इसको फिर हम लौटाने के लिए जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चाहिए हम करेंगे और इसके लिए कनास का प्रशासन, जिला प्रशासन ही जिम्मेदार होंगे। ये वार्ता हम आपके जरिए हम बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। सुबर्णापुर जिला बाल संरक्षण विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिला आयुक्त के सम्मेलन कक्ष में बच्चों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन के संयुक्त प्रयास में पहली बार बाल विवाह निवारण मंच का गठन किया गया। किशोर अपराध के इतिहास में पहली बार जिला प्रशासन विभाग के सहयोग से अध्ययनरत और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता के साथ उचित शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और व्यवहारिक पर सलाह देगा। ज्ञान इस मुद्दे के समाधान के लिए जागरूकता संदेश भेजे जा रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।